हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज मैं आपको कराऊंगा सेकंड चैप्टर का एक डेरिवेशन, क्लास 12 फिजिक्स। तो पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 2.1, क्योंकि सेकंड चैप्टर है तो मैं सेकंड चैप्टर की सीरीज़ बना रहा हूँ। तो उसमें जो भी आपको वीडियो मिलेंगे 2.1, 2.2, 2.3 बिल्कुल एक ऑर्डर में एक तरफ से पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। उससे आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी कि आप कौन सा नंबर का देख चुके हैं और कौन सा आपको देखना है। तो 2.1 जो पहला मैंने वीडियो बनाया था सेकंड चैप्टर का, उसमें आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, और एक पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज की बात करें तो वो किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन। 3 चीज़ हो गई। अब आपको पढ़ना है कि डाइपोल जो है वो किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते थे, उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पर निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते थे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ जुड़ गई है। इसमें एडिशनल ये है कि हम एक जनरल पॉइंट लेंगे। तो हम जो है एक्सियल या इक्वेटोरियल पर पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एनी पॉइंट। अब वो एनी पॉइंट का मीनिंग क्या है उसे समझना है आपको। पहले जनरल पॉइंट हमने क्या किया, एक डाइपोल ले लिया। ये हमारा एक डाइपोल हो गया। दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो रहा है, हम अगर बात कर रहे हैं कि एक्सियल पॉइंट की, तो एक्सियल पॉइंट मैंने आपको बताया पहले तो समझना है आपको एक्सियल लाइन क्या होती है। जब एक्सियल लाइन पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस पर कोई पॉइंट लोगे, एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट ले लिया, वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के दोनों चार्ज को टच करती हुई जाती हो, वो एक्सियल लाइन हो गई। यानी कि मैं इसी के ऊपर एक लाइन बना दूं, एक्सियल लाइन, आगे यहाँ बढ़ा दूं, यहाँ पीछे प्रोसीड कर दूं, एक्सियल लाइन। अब उस पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या बताया कि डाइपोल का ये सेंटर है, मान लो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और डाइपोल पर 90 डिग्री बना रही है, यानी इस तरीके से बना दिया हमने। तो डाइपोल अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा तो ये डाइपोल पे 90 डिग्री बनाएगी, तो ये लाइन हमारी बन गई इक्वेटोरियल लाइन। अब इस पे पॉइंट लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपसे ये बोला जा रहा है यहाँ पर डेरिवेशन आपको ये करना है कि पहले ना तो आपको पॉइंट एक्सियल लेना है, यानी कि यहाँ नहीं लेना है कोई पॉइंट, ना ही आपको यहाँ लेना है, यानी कि इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना है। इन दोनों को छोड़कर लेना है एनी पॉइंट अदर देन एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ऐसे बना देता हूँ, ये तो हमने वो जो पॉइंट हो गया वो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया एम पॉइंट। एम पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर हम इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे। आपको क्या निकालना है, ये डाइपोल इस एम पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। आप देख रहे हो पोजीशन कहाँ हो गई, ना तो एक्सियल पॉइंट ये, इक्वेटोरियल ये। अब हमने इस पॉइंट को ले लिया ए, इसको ले लिया हमने बी, ठीक। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया ये डाइपोल के सेंटर हो गई, ये पॉइंट डाइपोल का सेंटर ओ ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा और आगे कर दिया और यहां से लेकर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी कि इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से लेकर एक इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप कहोगे भाई ये क्यों कर दिया, तो डाइपोल बन गया था, ये एम हमारा पॉइंट ऑब्जर्वेशन बन गया था, जनरल पॉइंट, मतलब ना तो एक्सियल पर ना इक्वेटोरियल पर। तो इसको बनाने की क्या जरूरत था, या परपेंडिकुलर। तो आप समझना ये डेरिवेशन हमें करना है तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको ऐसा किया।
यानी कि डेरिवेशन करने के लिए हमने इस लाइन को और आगे प्रोसीड करा, इस लाइन पर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करा और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करा है, ये डेरिवेशन करने के लिए। अब यहाँ पर हमने एंगल ले लिया थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब आप ध्यान दो जरा, आपने जो फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन करा था उसमें डाइपोल के सेंटर से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली या इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो इक्वेटोरियल, उसका डिस्टेंस क्या लिया था r। तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ से लेकर O से लेकर M तक का डिस्टेंस लेंगे r। ये हम डिस्टेंस क्या लेंगे r। इतना समझ में आया? यानी कि हम बोल सकते हैं O से लेकर M तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, इसको हमने ले लिया r के बराबर, O से लेकर M तक का। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो हाफ लेंथ है, तो डाइपोल की टोटल लेंथ होती है 2a, तो ये आधी लेंथ हो गई a और ये हाफ लेंथ भी हो गई a। इसका मतलब a से लेकर o तक की लेंथ यानी कि AO इक्वल्स टू स्मॉल a के बराबर, और ये जो BO है ये भी आपका स्मॉल a के बराबर, ये हाफ लेंथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पर हमने n ले लिया, इस पॉइंट को हमने n ले लिया और इस पॉइंट को हमने t ले लिया, इस पॉइंट को हमने t ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमें इस ON जो लेंथ है और OT इन दोनों का आगे जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू पहले ही निकाल लेंगे। अब क्या है, जब आप एक बार डेरिवेशन कर लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई इनकी ज़रूरत है, तो आप उन्हें पहले से ही लिख के रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप सोच रहे होगे कि भाई पहले से हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो आपने डेरिवेशन किया नहीं है। जब आप डेरिवेशन एक बार कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम इनको यूज़ करना है, तो हमने पहले लिख। अच्छा, अगर आप बाद में भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप बाद में नहीं लिख सकते। आप डेरिवेशन कर रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत है, आप डायग्राम से उसको निकालेंगे, उसकी इक्वेशन जो भी है वैल्यू बनाएंगे, उसको पुट कर देंगे। अब क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल हमारा हो गया ये NOB, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, NOB दिख रहा होगा। इसमें मैंने लगाया cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा। तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको बता, देखो ये ध्यान रखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना, तो देखो 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो एंगल लिया है, अब आपने थीटा यहाँ लिया ना, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई ये वाली लाइन, तो इसके साथ वाली लाइन क्या कहलाएगी, बेस। यानी कि एंगल के सामने वाली, थीटा एंगल के सामने वाली राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर। बिल्कुल ऐसा समझ लो, बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, ये 90 है तो ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया। अगर आपने ये थीटा ले लिया तो आपकी ये साइड परपेंडिकुलर है, और अगर इसी में आपने क्या किया कि ये तो 90 हो ही गया, ये आपका हाइपोटेनस फिक्स है, इसके अपोजिट साइड एक ही है। अगर आपने ये थीटा ले लिया तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये थीटा लिया इस ट्राइंगल में तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा लिया तो परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ आई बात, कभी दिक्कत नहीं होगी, छोटी छोटी चीजें हैं। अब हमने क्या किया, जो बेस की बात कर रहे हैं तो इसमें बेस क्या हो गया हमारा ON, O से लेकर N, और हाइपो कितना हो गया ये OB, तो OB के प्लेस पर OB लिख दिया, तो ON अपॉन OB किसके बराबर है, या अगर हमने BO यहाँ लिखा है ना तो आप BO लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख लो BO या OB, तो ये किसके बराबर है हमारा, A के बराबर A लिख दिया। तो हमारा ON किसके बराबर हो गया, ON हो गया A cos थीटा। तो एक तो वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमने क्या करना, इस ट्राइंगल में भी हमें चाहिए ये OT की वैल्यू, तो हमने फिर लिखा इन ट्राइंगल AOT। इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, फिर इसमें भी हमने cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos थीटा लगा दिया, तो cos थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये एंगल ले लिया तो ये वाला बेस हो गया, यानी कि OT आपका बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया OA। तो OA के प्लेस पर OA आप देख सकते हैं, या AO किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर। तो ये OT जो है आपका किसके बराबर हो गया, A cos थीटा के बराबर। एक ये आ गई, यानी कि OT की वैल्यू आ गई और OM की, इसकी हमने क्वेश्चन बना ली और इसकी भी हमने एक इक्वेशन बना ली। ये दो चीज हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, दो वैल्यूज और बनाएंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, हम ये करेंगे कंडीशन ये है कि A से लेकर M तक का डिस्टेंस जो दे रखा है उसको हम T से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर कंसीडर कर लेंगे। क्यों और कैसे समझना है। अगर डायग्राम में देखें तो कंडीशन हम ये बोलेंगे कि अगर ये डाइपोल बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि A से B तक की लेंथ बहुत कम है, इफ़ द डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर, इफ़ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट डाइपोल है, छोटा डाइपोल है, लेंथ कम है, 2a की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम, तो क्या होगा, A से लेकर M तक का डिस्टेंस जो है, A से लेकर M तक का डिस्टेंस वो लगभग बराबर हो जाएगा T से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर, यानी कि T से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन कब है, जब ये डाइपोल की लेंथ कम होगी। अब क्या होता है, अगर ये लेंथ ज़्यादा हुई तो ये A से लेकर M तक का डिस्टेंस T से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। अब एक बात समझना, देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि लेंथ कम हो रही तो बराबर हो जा रहा है, लेंथ ज़्यादा हो रही तो बराबर नहीं हो रहा। होता ही है कि जब लेंथ ज़्यादा होगी तो A से लेकर M तक के डिस्टेंस और T से लेकर M तक के डिस्टेंस में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम उसको इक्वल रख नहीं पाएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर ये लेंथ कम होगी तो डिफरेंस तब भी होगा, यानी कि A से लेकर M तक जो है वो T से लेकर M तक के एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि A से लेकर B तक की लेंथ कम है तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। तो हम क्या होता है, जब डिफरेंस कम हो गया तो हम बोलेंगे ये दोनों लेंथ बराबर है, यानी कि A से M T से M के बराबर हो गया। बात समझ में आया, ये चीज़ है क्यों डिफरेंस कम होता है। अब उसके बाद क्या हो गया, हमने जब TM लिखा तो TM को हम लिख कैसे सकते हैं। अब TM को देखो, तो TM जो है हमारा, यानी कि TM, तो TM में इसके बराबर लिख देता हूँ। TM हमारा हो गया, हमने क्या किया है, T से लेकर OM में अगर आप OT ऐड कर दो, अब बहुत आसान है, OM में अगर आप OT ऐड कर दो इतना तो पूरी लेंथ आ जाएगी, नहीं आएगी, OM प्लस OT। तो OM किसके बराबर है, OM है R के बराबर, और OT किसके बराबर है, ये हमने अभी निकाला है, ये हो गया हमारा A cos थीटा। तो ये हमारा आ गया TM, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, AM TM के बराबर है तो TM इसके बराबर, यानी कि AM की जगह पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं R प्लस A cos थीटा। एक तो ये हो गया हमारा, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, मैं इसके आगे लिख भी दे रहा हूँ AM। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके लिए देख लेता है BM। तो जो BM है वो भी किसके बराबर है, अप्रॉक्स जो है वो बराबर हो जाएगा NM के बराबर। किसके बराबर, NM के बराबर। कब होगा, यानी कि B से लेकर M तक का डिस्टेंस N से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब डाइपोल आपका शॉर्ट होगा, कंडीशन यही रहेगी। तो हमने इक्वल टू लिखा। अब ये जो NM है ये किसके बराबर है, ये बहुत आसान है, O से लेकर M तक के डिस्टेंस में से O से लेकर N का माइनस कर दो, यानी कि OM में से, आप जरा डायग्राम में देखते जाए, OM में से अगर आप माइनस कर देते हो ON माइनस कर देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, इतना माइनस कर, तो इतना ही तो रह जाएगा। तो कह रहे हैं डाइपोल अगर छोटा होगा तो B से लेकर M तक का डिस्टेंस N से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर। तो OM किसके बराबर है, OM आपको पता है R के बराबर है, और ON हमने निकाल रखा है, ये किसके बराबर होगा, A cos थीटा, ये वैल्यू। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, BM। ये हमारा BM इक्वल्स टू
एन तो एक्चुअल में तो हमें ये बी एम की जगह रखना है वैल्यू। तो एक वैल्यू आपकी आ गई, यानी कि एक वैल्यू आपकी ये वैल्यू और एक वैल्यू, इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। तो अब ऐसा ना जैसे ये पार्ट है, अगर आप चाहते हो कि आप डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया उसके बाद करना तो बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब ये हमें जो चीज़ ज़रूरत होगी वो तो हम यूज़ कर लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग समझो, देखो प्लस चार्ज है बी पॉइंट पर, ये एम पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। कितना कर रहा है? तो हमने लिखा V और ऊपर लिख दिया प्लस। इससे पता चल रहा है कि प्लस चार्ज जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला था KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। यानी कि यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना R डिस्टेंस। फार्मूला V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, ये फार्मूला। R स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में R स्क्वायर आता है, फोर्स के फार्मूले में, लेकिन पोटेंशियल के फार्मूले में R। तो मैं से थोड़ा सा याद दिलाता रहूँगा आपको। अब क्या हो रहा है, ये B से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना है? तो B से लेकर M तक का डिस्टेंस को पहले तो हम यही लिख देते हैं B M, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या किया, इक्वल्स टू KQ। अब आप देखो BM, ये जो देखो BM हमने निकाला, BM कितना लिखा, R माइनस A कॉस थीटा, इसको लिख दो। तो R माइनस A कॉस थीटा। अब हमारे लिए आसान हो गया, नहीं हो गया? हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे माइनस चार्ज की वजह से। तो माइनस चार्ज में क्या लिखेंगे, K, ये Q माइनस Q जो A पॉइंट पे रखा है, ये M पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों कि जब आप पोटेंशियल की बात करते हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, चार्ज नेगेटिव में आप प्लस में लिखोगे, यानी नेगेटिव है पॉजिटिव में लिखोगे उसको। अगर फोर्स का फॉर्मूला उसमें भी चार्ज नेगेटिव है, आप पॉजिटिव में उसको लिखोगे। लेकिन अगर पोटेंशियल में चार्ज नेगेटिव में है तो आप उसको माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ही लिखोगे, प्लस में है तो प्लस क्यू। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर है। तो पोटेंशियल में अगर माइनस में है तो माइनस में ही रखना। इसीलिए ये चार्ज माइनस में है तो मैंने इसमें यहाँ पर ये माइनस में ही लगाया, ये माइनस क्यू रखा है। और A से लेकर M तक का डिस्टेंस, तो A से लेकर M तक का डिस्टेंस AM लिख देता हूँ अभी। उसके बाद हो जाएगा माइनस KQ अपॉन, अब AM में पहले से निकाल रखा है, ये AM किसके बराबर है, R प्लस A कॉस थीटा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें M पॉइंट पर नेट निकालना है, नेट पोटेंशियल। तो नेट का मतलब क्या होता है, टोटल V नेट या V टोटल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V प्लस और प्लस V माइनस। देखो टोटल ही कर रहे हैं, दोनों का प्लस कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। अब आपने क्या किया, V प्लस की जगह तो V प्लस की वैल्यू लिख दो, यानी कि KQ R माइनस A कॉस थीटा प्लस, अब क्योंकि ये V माइनस की वैल्यू तो माइनस में है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस KQ अपॉन R प्लस A कॉस थीटा। आसान है डेरिवेशन, थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में अगर एक टर्म ये एक टर्म ये, इनमें KQ कॉमन आ जाएगा, यानी कि KQ आ गया हमारा कॉमन। अंदर क्या बचा हमारा, R माइनस A कॉस थीटा। यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, R प्लस A कॉस थीटा। इतनी बात आई समझ में, ये ब्रैकेट लगा दिया। ये मैं रब कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, हम वैल्यू पुट कर चुके हैं इस यहाँ पर। ये सब हमने यहाँ पर लगा दिए वैल्यूज़, दो ही तो इससे बनाई थी वैल्यूज, इसको सिर्फ रहने देते हैं। BO ये आपको पता चलता रहेगा, BO इक्वल्स टू A के बराबर। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर KQ को एज इट इज़ लिखना है। अब इसमें क्या है, देखो LCM ले लो तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे मैथ्स में लेते थे बिल्कुल वैसे ही करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बस आसान है ये। अब क्या होगा, इस्ट ये वाला टर्म R माइनस A कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये R प्लस A कॉस थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वही आ जाएगा R प्लस A कॉस थीटा।
ब्रैकेट लगा दिया, माइनस लगाया, ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी, ये बचेगी, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि उससे पहले माइनस का साइन है, 1 अंदर सारे साइन चेंज करना है अभी। उसके बाद क्या करेंगे, के क्यू, ब्रैकेट ओपन करो, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस, आर के आगे कोई साइन नहीं लगा, बाहर ब्रैकेट के माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन, अब देखो r माइनस ए कॉस थीटा, r प्लस ए कॉस थीटा, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये टर्म होगा, ए प्लस बी हो गया, हमने ये लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये r इस r से तो हो गया हमारा कैंसिल, तो के क्यू और ये a cos थीटा तो हो गया ये 2a cos थीटा, और डिनोमिनेटर तो ऐसे लिख दो एज इट इज r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब ये आपका क्या चल रहा है बच्चों, वी नेट चल रहा है, यानी कि एनी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल लो। अब आपने क्या करना है, देखो ये Q इंटू 2 है, ये आपको फॉर्मूला याद आया होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, क्या होता है बताओ, हाँ शाबाश बताओ, तो ये हो गया Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद आ जाएगा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और cos थीटा की जगह मैंने यहाँ पर cos थीटा लिख दिया अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें वही हमने शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन थी, अब वो यहाँ पर एक बार और लगा दे देना, क्या कर देना, इफ वेयर लिखना, वेयर ए इज स्मॉलर देन आर, मतलब डाइपोल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, किसके कंपेरिजन में, इस आर के कंपेरिजन में। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो इस सेंटर से यहाँ तक का तो डिस्टेंस है यार, तो ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू इस डाइपोल की लेंथ की कंपैरिजन में ज़्यादा, या बोल दो डाइपोल की लेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो जिसको फिजिक्स में स्मॉलर लेंगे उसे हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं। तो जब ये नेगलेक्ट होगा ना, ए नेगलेक्ट होगा तो उसके साथ ये कॉस स्क्वायर भी चला जाएगा, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, समझो, कहते नहीं कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी गया उसे तो मरना ही है, तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो गेहूं क्या हो गया, ए स्क्वायर, इसे तो जाना था, घुन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, नेगलेक्ट करा इसे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वो भी गया। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया एनी पॉइंट का, ये बच्चों आपका क्या आ गया, एनी पॉइंट, मतलब ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि इससे आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हो। मतलब ये तो जनरल पॉइंट है, हमने यहाँ का निकाला है, ये ना तो एक्सियल पॉइंट है ना इक्वेटोरियल, लेकिन इस फॉर्मूले से हम दूसरे भी निकाल सकते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं इसके आगे बताता हूँ आपको, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो क्या है बच्चों कि हम आपने जब ये कर लिया, ये तो एनी पॉइंट के लिए आ ही गया, अब इसके आगे इसी एक्सप्रेशन से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो एग्जाम में क्या होता है कि आपसे बोला जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल की वजह से आपको एनी पॉइंट पर तो पोटेंशियल निकालना है, तो उसकी हेल्प से एक्सियल इक्वेटोरियल, यानी कि वो ये बोलेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कुछ बोल सकते हैं, एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल, बाय कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट पर लेकर आपको डेरिवेशन करना है, यानी कि आपको डायरेक्टली नहीं करना है एक्सियल इक्वेटोरियल, वो डायरेक्टली भी हो जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको अभी।
डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली और आसान है, लेकिन अब क्या होता है जब एनी पॉइंट कंसीडर करके करना है तो आपको ऐसे ही करना है ना उसको। और फिर डायरेक्ट कैसे होगा, फिर वो कराऊंगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो सिर्फ ये बोल देते हैं एक्सियल पॉइंट में पोटेंशियल निकाल लो, इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल निकालो, और आपसे ये नहीं बोला है कि एनी पॉइंट कंसीडर, जर्नल पॉइंट लेके करना है, तब आप इसे मत करना इस मेथड, तब डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट बता दूंगा। तो वो डायरेक्ट कैसे आएगा वो अभी समझा देंगे। अब क्या होता है, हमने पहला पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, फॉर एक्सियल पॉइंट, फॉर एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। देखो भाई ये एम पॉइंट है, ये अगर यहां आ जाए ना, मतलब इस तरीके से, ये जो लाइन है आर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट, अगर ये ऐसे करके चलेगी, ऐसे करेगी चलेगी, तो ये एम पॉइंट कहाँ नहीं लगा, नीचे आते आते यहाँ आ जाएगा। अगर ये एम पॉइंट यहाँ आ गया तो ये जो आर है, जो अभी इस डाइपोल के साथ में थीटा एंगल बना रही, ये थीटा 0 हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचा भी ऐसे है आर, अगर आर ऐसे होते जाए होते जाए होते जाए होते जाए होते जाए तो ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा तो 0। और ये जो एम है ये कहाँ है, इस आर के मान लो टिप पर है, तो ये यहाँ आ गया नहीं आ गया इस पॉइंट पर। तो आप ये देखें कि अगर हमने लिखा फॉर एक्सियल पॉइंट, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 0 हो जाएगा। अब ये तो आप एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हो, तो आप लिखोगे वी एक्सियल। वी एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हो तो आपने लिखा के। अच्छा के ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ही है, ये के कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। ये आपका वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुराना दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू याद होगी 9 × 10⁹। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट आपको याद है। वैसे तो बोर्ड के पेपर में तो जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ऊपर ही वैल्यू दे रखी होती है इसकी पहले से गिवन। तो अब क्या हो गया, हमने के लिखा, पी लिख दिया, और कॉस थीटा तो कॉस 0 अपॉन r² हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका के पी अपॉन r²। समझ में आया, ये आ गया आपका। इसको आप लिख सकते हो वी एक्सियल इक्वल टू के की जगह मैं लिख दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन r²। ठीक है, इतना आ गया, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब ये तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल। ये क्या आ गया आपका एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल। अब बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल के लिए। अब देखो फॉर इक्वेटोरियल, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आप बात समझो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा भैया, ये एम पॉइंट कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए बच्चों। तो यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना है, ऐसे करके ये आर ऐसे सीधा होता होता तो जाएगा। तो ये मैंने पहले बता दी कि आर के टिप पर मान लो, इस पॉइंट को टिप बोल दी, इस पर एम है पॉइंट। तो जब ये आर ऐसे घूमना समझना है ना, तभी समझाने के लिए बोलते हैं ऐसे। तो ऐसे करके गए ऐसे करे तो ये तो सीधी लाइन बन जाएगी आर। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो आर है कितना एंगल बना रहा है 90, तो हमने लिख दिया थीटा कितना हो गया 90। तो वी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, वी इक्वेटोरियल के पी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू याद है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो भैया जब ये कॉस 90 बच्चों 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के पी इंटू 0 अपॉन r²। अब तो सभी कुछ 0 हो गया तो 0 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जो आपको याद भी रखना है बच्चों, जो आपको आगे भी यूज होगा, कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। आपने देखा, देखो ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकाला, इक्वेटोरियल ये एक्सियल, तो एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से तो पोटेंशियल 0 नहीं है, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो आपने पोटेंशियल निकाला वो 0 है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझ में आया। अच्छा एक चीज और समझ लो आप इसके साथ में, कि जैसे अभी हमने क्या किया, ये से मैंने बता दिया, ये आपका डाइपोल डायग्राम तो बनाया, मैं यहाँ बना के और थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका डाइपोल हो गया, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही, सॉरी एक्सियल पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, ये इससे निकाल सकते हैं। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आ गया, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, इस पर कहीं भी ले लो पॉइंट, ऊपर ले लो इससे या नीचे ले लो, यहाँ पर पोटेंशियल तो 0, इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल
0 रहेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अब जैसे हमने क्या किया, अभी जो हमने ये एक्सियल पॉइंट वाला निकाला ना, इसमें पोटेंशियल जो निकाला तो हमने कहा कि अगर ये R ऐसे बेंड होना शुरू हो जाए, यानी कि M पॉइंट यहाँ आ जाए तो हो गया थीटा 0। अगर सपोज कर लो ये R ऐसे बेंड होते 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 तो ऐसा हो जाए, भाई इस पॉइंट की अगर बात करें A के लेफ्ट में, तो ये भी तो एक्सियल पॉइंट है। अभी हमने पहले लिया B के राइट में ये पॉइंट, तो भाई ये R लाइन ऐसे हो गई तो थीटा 0। और ये अगर घूम कर ऐसे हो जाए तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, तो पूरा 180 हो जाएगा। उस केस में अगर आप जनरल जो फॉर्मूला लिया ये वाला, इस पर वैल्यू पुट करेंगे, इससे पहले जो लिखा था, तो V एक्सियली कहलाएगा वो भी, तो क्या हो जाएगा KP। अब क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट ऑब्जर्वेशन A के लेफ्ट में है तो हमारा जाएगा cos 180 डिग्री, और अपॉन R स्क्वायर तो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 KP अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक्सियल पॉइंट ये भी है, एक्सियल पॉइंट ये भी है, तो प्लस चार्ज के अगर राइट हैंड साइड एक्सियल पॉइंट ले लिया तो पोटेंशियल प्लस में होगा, माइनस चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्सियल पॉइंट ले लिया तो पोटेंशियल माइनस में होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये इससे एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या अधिकतर पूछा जाता है कि अब इक्वेटोरियल लाइन पर तो बच्चों पोटेंशियल हो गया 0, तो अभी मैंने वर्क डन का और पोटेंशियल का फॉर्मूला का V = W/Q0 ये फॉर्मूला लिखवाया था। इससे पहले वाला जो टॉपिक स्टार्ट करा मैंने सेकंड चैप्टर, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन बताया, उसमें ये फॉर्मूला मिला आपको। तो क्या होता है, वर्क डन जो हो जाता है वो बराबर हो जाता है VQ0। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डाइपोल है, डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन बनाई है, उस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई चार्ज है Q0। अब वो कहीं भी रखा हो, हमें मतलब नहीं, वो मिड पॉइंट पे रखा हो, यहाँ वो इक्वेटोरियल लाइन पर हो। अब उन्होंने कहा इक्वेटोरियल लाइन से आप ऊपर ले जा रहे हैं 1 मीटर या नीचे ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी बोले, मतलब चार्ज जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर ही रहता है, बस ये समझ लो, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कुछ भी करे। तो आप पूछेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 2 मीटर ऊपर ले गए, बताओ वर्क डन कितना होगा। अब उन्होंने क्या किया, 2 मीटर डिस्टेंस भी दे दिया सेंटर से डिस्टेंस भी दे दिया, और Q की वैल्यू भी दे दी कि जिसको ले जा रहे हैं। तो कैलकुलेट मत करना, आप खुद देखो कि भैया इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, इस पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो 0, और जो चार्ज की वैल्यू जो भी दे रखी हो अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आएगा तो 0 ही। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वेटोरियल लाइन पर जब किसी चार्ज को मूव कराओगे तो पोटेंशियल उस पर 0 होता है, तो वर्क डन 0 होगा। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? ठीक, इट्स ओके। अब बच्चों आप देखो, जो आपने एनी पॉइंट लिया, अब मैं आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का अलग अलग डायरेक्टली पॉइंट लेकर डेरिवेशन करके बताता हूँ, और आपको देखने में लगेगा देखो कितना सिंपल है। देखो पहला हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं तो आपको बता रखा है सेंटर से पास हो रही है, और इस डाइपोल पर 90 डिग्री बनाएगी। ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ये A हो गया हाफ लेंथ, ये भी A हो गया हाफ लेंथ, ये सेंटर हो गया O, ये ले लिया A, ये ले लिया B, और हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा M, ठीक है। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन जनरली आपको R ही मिलेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये देखो, इसमें अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल MAO, ये वाले ट्राइंगल की बात करें, ये थीटा ले लिया हमने, यहाँ पर भी ये थीटा ले लिया। तो इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल MAO, कोई भी आप लिख सकते हैं MOA, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या किया हमने, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो देखो ये तो बेस हो गया, AO तो बेस हो गया, और OM जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका हाइपोटेन्यूज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो AM है,
ए से लेकर एम तक की लेंथ वो किसके बराबर है, वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट के बराबर है, ये वाली लेंथ। और इसी तरीके से इस लेंथ की बात कर लें अगर हम बी एम, तो ये वाले ट्राइंगल में कि एम बी ओ में, तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट के बराबर। इतना समझ में आ गया, यानी कि आपने ये निकाल लिया, इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो प्लस चार्ज की वजह से अगर एम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो आपने लिखा V प्लस कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। देखो जनरल फॉर्मूला क्या था, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं तो मैं बता चुका हूँ V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, ये फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल उसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, अब इस पॉइंट इस Q की वजह से इस पॉइंट पे निकाल लेना, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये रूट के अंदर, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब माइनस की वजह से निकालेंगे तो देखो माइनस का भी डिस्टेंस सेम है, माइनस क्यू से एम पॉइंट तक का डिस्टेंस जितना प्लस क्यू से एम का था सेम। तो अब मैंने बता चुका हूँ पोटेंशियल है तो भैया आपको क्या करना है, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही लेना है, समझ में आई। अब इसको लिख दो इस तरीके से, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस के क्यों, ये एक्सप्रेशन बन गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, नेट निकालोगे या आप यहाँ लिख लो ई इक्वेटोरियल लिख दो और अच्छा रहेगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल इन दोनों का सम, तो हम कैसे करते हैं V प्लस प्लस V माइनस। अब V प्लस की वैल्यू तो आपको पता है, ऊपर आपने लिख रखा है, ये लिख दिया आपने ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब आप इसकी यहाँ प्लस ये वाला लगाया, अब जब इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है के क्यू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रूट के अंदर कर लो, ब्रैकेट हटा लो, ये लगा देते हैं इधर ब्रैकेट। अब क्या हो जाएगा के क्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो आप तो इसी स्टेप में ही माइनस में लिख सकते हो और शॉर्ट हो जाएगा, मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ, आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ये स्टेप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कितनी टेंशन ना लो कहते, ये हो गया। अब ये प्लस में ये माइनस में तो क्या हो गया, जीरो आ गया। देखो तो एक चीज़ आपने नोट की कि अगर आप एनी पॉइंट को लेके कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंदी है वो, पर इसको कर रहे हैं तो देखो कितना सीधा, दो बार दो, एक ये लिखना एक लिखना, तीसरे स्टेप में ये लिख देना, चौथे स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट। लेकिन वही कंडीशन है कि अगर आपको जनरल पॉइंट लेके बोला होगा तो बच्चों आपको जनरल पॉइंट लेकर ही उसमें एंगल की वैल्यू थीटा जैसा मैंने बताया तब करना है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। मतलब नहीं हो पाएगा का मीनिंग ये है कि आपको जनरल पॉइंट लेके बोला है, आपने डायरेक्ट कर दिया तो वो नंबर थोड़ी देंगे फिर। तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं बोला है ऐसा तो आप डायरेक्टली कर दो, और अगर आपको एनी पॉइंट वाला बोला है तो आप उसी को लेके कंडीशन लगा के तभी करना। ये क्लियर हो गया, इट्स ओके। अब करना है आपको एक्सियल पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, डायरेक्ट पॉइंट ले लेना, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सियल लाइन पर ही होगा। उसको देख लो, हमने डाइपोल बना लिया, ये हो गया हमारा माइनस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू, और ये हो गया डाइपोल का मिड पॉइंट, और ये हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट एम। ठीक है, अब आपको पता है डाइपोल के सेंटर से इस एम पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, आर। सेंटर से तो आर ही ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो आधी लेंथ तो इसकी हो गई ए, हाफ लेंथ डाइपोल की ए, हाफ लेंथ ए। मैंने इसलिए बताया था पहले कि डाइपोल की टोटल लेंथ 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि जब उसकी आधी करेंगे तो वो ए हो जाएगी फ्रैक्शन में। अगर हम दोनों के बीच में ले लेते a तो a/2 फिर थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता, अब 2a हो गया तो आसान हो गया।
अब +4 से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो r में से ये a माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये r माइनस a, ये डिस्टेंस हो गया। और अगर माइनस चार्ज की बात करें इस पॉइंट से डिस्टेंस की, तो भाई इतना तो r है, इसमें a जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस a। ध्यान रखना है पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं, जैसे हम एक्सियल पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाते थे ना, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन इधर, माइनस की वजह से इधर। आपसे कोई बोले इस प्लस की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल किधर होगा, इधर होगा, इधर, तो बताना मत उसको कि इधर होगा इधर, बोल दिया किसी ने तो समझना, बोला पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसका इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी, इसका पोटेंशियल की तो वैल्यू निकल सकती है इस चार्ज की वजह से, लेकिन अगर आप बोलो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर कहीं नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, बिल्कुल आसान है। हमने क्या करा, V प्लस चार्ज की वजह से m पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता है KQ, और प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस A, ये हो गया। ठीक, अब माइनस की वजह से ले लो तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा K। अब मैंने बताया पोटेंशियल में अगर चार्ज माइनस में तो माइनस में, तो यहाँ पर जो माइनस लगाएं Q लगा दिया, और अब माइनस से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, कितना हो जाएगा आपका R प्लस A। ठीक है, तो ये आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस KQ R प्लस A। इतना क्लियर। अब क्या होगा, आपको V एक्सियल निकालना है बच्चों, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, KQ R माइनस A, और इसको यहाँ लिख दो। अब मैंने बता चुका, इसको मैं इस बार ऐसे लिख दे रहा हूँ, KQ R प्लस A। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे पहले प्लस ही लगाया, बात समझना, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ये वाली वैल्यू, पहले मैंने प्लस वाली वैल्यू लिखा, फिर इसको प्लस किया, और फिर इस वाली को वैल्यू को रखा माइनस। अब क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए सीधा मैंने इसी स्टेप में कर दिया, सीधा माइनस में लिख दिया। ठीक है, इससे पहले करा वो भी वैसे ही करा, वैसे ही बता रहा हूँ। अब क्या करो, KQ क्या कर लो, बाहर ले लो, क्या आएगा 1/R माइनस A, और ये हो जाएगा R प्लस A। आसान है बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, KQ एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, R माइनस A, और हो जाएगा R प्लस A। ठीक है, अब ये R माइनस A इससे डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा तो क्या होता है R प्लस A, और ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो बचेगा यहाँ पर माइनस लगाकर R माइनस A। ठीक है, फिर KQ, अब R माइनस A सॉरी R प्लस A, ब्रैकेट ओपन कर दो R, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और अब नीचे क्या बन जाएगा, R माइनस A R प्लस है, तो A माइनस B A प्लस B का फार्मूला बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R से R कैंसिल हो गया, क्या बचा, KQ, और A और A कितना हो जाएगा 2A, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये आ गया V एक्सियल। V एक्सियल चल रहा है। अब ये किसके बराबर होगा, Q इंटू 2A, आपको पता ही है, तो ये हो गया V एक्सियल KP, इसके प्लेस पर लिख दिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और नीचे आ गया आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन लगा दो, क्या, इफ A इज स्मॉलर देन R, अगर A की वैल्यू R से बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर। तो देखो जी, यही तो निकाला आपने एनी पॉइंट वाले में भी एंगल की वैल्यू पुट करके, वही फिर से आ गया। तो देखो इसमें हमने कुछ एक्सियल पॉइंट पे निकालना था, कोई ऐसा ट्राइंगल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें सिंपल सा ही है, इसका डायग्राम भी है, डेरिवेशन भी छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में करा है, तो मैं नहीं समझता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। उसको भी करो अच्छे से, वो तो करना ही है, वो कर रखा होगा तो ये तो और आसान हो जाएगा, इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट एक्सियल पॉइंट बोला तो आप इस मेथड से कर लें। अच्छा, और मैं अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप लाइक ज़रूर करें उसे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट हमें फीडबैक देंगे। बस हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन ये पता चलेगा कि अगर आप लाइक कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आप लाइक नहीं करें तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करेगा आगे
वीडियो बनाने के लिए, और आपकी हम हर प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक उस चैप्टर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ओके बेटा।